Hello everyone, welcome to the channel Economics Classes. Today explanation of the consumer equilibrium indifference curve analysis. इस चैप्टर में 11th क्लास का चैप्टर है जिसमें कि हमारा जो बात चल रही थी वो ये थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर उसमें हमने मार्शल की बात की थी जिसमें कार्डिनल अप्रोच थी। फिर एक ही इक्विलिब्रियम के लिए उस कार्डिनल अप्रोच को मतलब उसको कहा कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो हमारे यूटिल्स हैं या फिर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम यूटिल्स में नहीं ले सकते। तो हिक्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि हम जो कंज्यूम करते हैं उसे हम यूटिल्स में नहीं लेकर के किसकी फॉर्म में ले सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हम ये भी प्रेफरेंस करते हैं और ये भी प्रेफरेंस करते हैं, यानी कि हम किसी भी कमोडिटी से कितना ले रहे हैं ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ हम उसे ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इसीलिए इनकी जो अप्रोच आई वो ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग थी। तो हम अकॉर्डिंग टू द बुक आपका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 4 आपका 11th क्लास का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहेगा, आपका यूटिलिटी एनालिसिस कहेगा कि हमारा जो हमने कंज्यूम किया है वो कार्डिनल में से उससे हमें हमसे कुछ यूटिलिटी मिल रही है, उससे कंज्यूम हमने किया है तो उससे हमें कुछ यूटिलिटी मिल रही है। तो ऐसे में हम उसे क्या कर रहे हैं, हमने एक यूटिल लिया, 2 यूटिल लिया, 3 लिया, ऐसे। बट आईसी कर्व ने कहा यदि इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग जो हिक्स के थी उनकी बुक आई थी वैल्यू एंड कैपिटल, उन्होंने ये वाली बात कही कि हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ये नहीं कह सकते कि हमने इसे कितनी यूटिल्स ली, बट कि हम उसको क्या लगा सकते हैं, हम उसे ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए द आईसी एनालिसिस इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम discards that assumptions instead of the based on the ऑर्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। उन्होंने जो मेजर्स थे यूटिलिटी को उसको मना कर दिया और किसकी फॉर्म में आ गए वो, उन्होंने कहा कि हम इसको अरेंज कर सकते हैं, हम उसे रैंक दे सकते हैं, हाई रैंक है, लो रैंक है, इसलिए तो एक्सप्रेस इन द टर्म एज ए यूटिल्स लाइक 1 2 3 की जगह उन्होंने कहा कि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा, ऑर्डर में होगा, लो ऑर्डर है या हाई ऑर्डर है। चलिए, तो उसके बाद हमारा अजम्पशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एनालिसिस का क्या होता है कि जब भी हम किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें अजम्पशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस अजम्पशंस के बेसिस पर ही हमारा थ्योरी अप्लीकेबल होती है। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो हमें उस थ्योरी को समझने के लिए, उस थ्योरी को अप्लीकेबल करने के लिए अजम्पशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें वो थ्योरी जो एप्लीकेबल, जो हम मान के चल रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी थ्योरी जो बता रहे हैं, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए जो हिक्स थे उन्होंने भी कुछ अजम्पशंस ली हैं। फर्स्ट अजम्पशन उन्होंने ली है, मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज। मतलब इनकम जो दी हुई है वो चेंज नहीं होगी, फर्स्ट अजम्पशन है उनकी। सेकेंड अजम्पशन है द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। तो जो इनकम है वो उन गुड्स पे वो स्पेंड कर देता है जो उसे कंज्यूम करनी होती है। तो वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट जैसे आपको पता है सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है, कि हमें जैसे टी एंड कॉफ़ी सब्सटीट्यूट्स हैं, यानी हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते हैं, तो हम उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही हमें फल तो खाना है, लेकिन उसमें हमारे पास एप्पल है या ऑरेंज है, तो एप्पल का सब्सटीट्यूट हमें ऑरेंज मिल गया है। तो इस तरीके से वो सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि आपका एक जगह एक चीज़ नहीं मिलने पे हम उसको दूसरी जगह उसको दूसरी चीज़ से अपनी पूर्ति कर लेते हैं, तो वो सब्सटीट्यूट गुड कहलाती है। थर्ड अजम्पशन उन्होंने की, a consumer's preference to the two goods is well defined. Generally speaking, in the intensity of desire for a good would increase when he has less of it.
यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपका जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है उसमें उसको पता है, मतलब कंज्यूमर को ये पता है कि मुझे अपना प्रेफरेंसेस किस में है, मतलब ये उन्हें मालूम है कंज्यूमर को, जो वो पैसा खर्च कर रहा है, कि मैं पहले कौन सी गुड को ख़रीदना चाहता हूँ और दूसरी कौन सी गुड को ख़रीदना चाहता हूँ। तो उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो एक उसकी माइंड में सेट हैं कि आई प्रेफर मिल्क देन टी। तो ये प्रेफरेंसेस हैं उसकी। तो ऐसे में ही जब वो पैसा मनी खर्च कर रहा है तो उसकी प्रेफरेंसेस उसके दिमाग में क्लियर है। फोर्थ यहाँ पे ये कह रहा है कि मोर ऑफ अ गुड, यहाँ पे फोर्थ वाला हम कर रहे हैं, मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड द monotonic preferences for a goods. The assumption is made to simplify the descriptions of IC analysis. अब जब हम ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने से जो हमें कंजम्पशन, जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज़्यादा देगा कंपैरेटिव टू कम गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम किया है तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कम को किया है तो हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसी को उन्होंने बोला है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देन लास्ट, कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है और उसी को हम बोल रहे हैं रैशनल, मीन्स विवेकशील है, उसको पता है कि मुझे पैसा कहाँ खर्च करना है और मुझे उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज उसका मोटिव क्या है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना। तो ये इन्होंने इस तरीके से कुछ अपनी अजम्पशंस ली हैं और उस अजम्पशंस के बेसिस पर वो अपनी थ्योरी देंगे। अगर हम इन अजम्पशंस से आगे अलग हट के ये बात कहते हैं तो फिर हमारी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जब भी हम कोई भी एग्जाम्पशंस, जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए हमारी जो थ्योरी क्रिएट होगी वो तभी होगी जब हमने कुछ एजम्पशंस ली हुई होंगी। देन हम बात करते हैं आपके इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट का। इसमें थर्ड टॉपिक है इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, पहले ये दिखा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, यानी कि सबसे पहले एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली आपका एक कर्व है जो कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है और ये बताता है कि उसको टू कमोडिटीज़ में वो जब कंज्यूम कर रहा है तो वो उसके कोई भी कॉम्बिनेशन को लेगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा। जब वो इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर रहता है तो उसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है। तो इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव हिम द सेम सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व ये होता है। बाकी हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस गुड्स ए एंड बी, यानी कि इनकम दी हुई है और प्राइजेस ऑफ गुड्स भी दी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में उस प्राइजेस ऑफ गुड्स पर जब कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा तो उसे कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये हमें इंडिफरेंस कर्व बताएगा। जो टेबल है वो आपकी टेबुलेशन फॉर्म में इन्होंने बताया है। एक एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स हैं और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं और कॉम्बिनेशन दिखा रहा है ABCD। तो एक इंडिफरेंस कर्व पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेम एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखा रहे हैं, बट उस सेटिस्फेक्शन लेवल पर कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी एप्पल की खरीदेगा और कितनी क्वांटिटी ऑरेंज की खरीदेगा, ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेबल दिखा रहा है कॉम्बिनेशन ABCD आर द स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर द टू गुड्स। आगे चलते हैं। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये बात बताई थी कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसका सेम रहता है। वो ए कॉम्बिनेशन को ले, ए कॉम्बिनेशन वो एक
नंबर एक एप्पल लेगा और 10 ऑरेंजेस लेगा, तो तभी इसका सेटिस्फेक्शन जो है सेम है। बी लेवल पर बी अगर कॉम्बिनेशन लेता है तो 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस। सी अगर लेता है वो तो 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस। यानी कि जैसे जैसे वो एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, ये एप्पल की क्वांटिटी आप देख रहे हो, एप्पल की क्वांटिटी वो बढ़ाएगा तो यहाँ पर उसको ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है वो कम करनी पड़ेगी, है ना। तो मेंटेन तभी रख सकता है अपने इंडिफरेंस कर्व को। थर्ड जो टेबल में शो हो रहा है वो कह रहा है कि as there is no difference among combination A, B, C, D, we may say that the consumer is indifferent across these combination. Those together, these combination form an indifference set of the consumer. और जब हम इन सब को एक साथ लेते हैं, यानी कि ए बी सी डी जो हैं वो क्या हैं, सेट हैं किसके, इंडिफरेंट यानी कि इन सेट पर, इस पर ए ले ले या बी ले ले, सी ले या डी ले, कोई सा भी वो प्रेफरेंस कर ले तो उन पे वो इंडिफरेंट है, यानी कि उसमें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर। वो ए बी सी डी कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी डेफिनेशन जो बनती है, इंडिफरेंस सेट is a set of those combination of two goods which offers the consumer the same level of satisfaction, जो कि उसे दो गुड्स के ऐसे संयोग जो कि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन हिज इंडिफरेंट सेट। तो ऐसे में कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट रहेगा किस पे, ऑल कॉम्बिनेशन पर। तो वो सेट वो कॉम्बिनेशंस हैं एक तरह से जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो उसको क्या होगा, इंडिफरेंट होगा उन कॉम्बिनेशंस के बीच में। देन हमारा इंडिफरेंस कर्व आ जाता है। डेफिनेशन आपको समझ में हो गई होगी कि इंडिफरेंट जो कर्व होता है वो क्या कहता है, इंडिफरेंट सेट मतलब shows the combination of two goods that gives the same satisfaction। ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, ये आपका कर्व समझाया है, इसमें एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर आप देखेंगे वाई, इसमें वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर उन्होंने एप्पल लिया है, यहाँ पे ऑरेंजेस लिया है। जिस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इन्होंने टेबल का ही बनाया है, जो उन्होंने टेबल पहले समझाई थी अभी उसी को ही इन्होंने डायग्राम से दिखाया है। तो ऐसे में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो दिखा रहा है कि जैसे जैसे उसने एक कमोडिटी एप्पल की ली है तो उसकी 10 कमोडिटीज़ ऑरेंजेस की हैं। देन बी में उसने ऑरेंजेस को कम किया और एप्पल को बढ़ाया, फिर उसने एप्पल को बढ़ाया सी में तो ऑरेंजेस को कम किया, फिर डी पे उन्होंने एप्पल को बढ़ाया है तो डी पे भी इसने ऑरेंजेस को कम किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वो सब्स्टिट्यूट मतलब जिस भी कमोडिटी को एक लेकर के दूसरे को बढ़ा रहा है, तो जब वो बढ़ाएगा दूसरी कमोडिटी को तो उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी वाई कमोडिटी, यानी कि ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इंडिफरेंस का पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी ये ओरिजिन है, हमें ओ से 0 से हमने इसको डिनोट किया है ओरिजिन को, तो हमारा कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द इंडिफरेंस मतलब ओरिजिन हो जाएगा। तो यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है। और इसमें हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है एप्पल को ऑरेंजेस से, हमने एप्पल लिया है और ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया है। तो एप्पल जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे में हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है ऑरेंजेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली एक मतलब वाई द इंडिफरेंस कर्व शोज डाउनवर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल बन जाता है। इंडिफरेंस कर्व
डिफाइन करना, इंडिफरेंस सेट, व्हाट इज इंडिफरेंस सेट, अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं 11th लेवल पर। अब ये है आईसी। आईसी मीन्स इंडिफरेंस स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारा जो कर्व बनता है वो देखिए, ये इधर ऐसे हमारा जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी ये जैसे, तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, इसलिए कहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। इट मीन्स आईसी has a negative slope. It implies that it can consumer consider to have more of one good, he must have less of the other। और सिंपल इन्होंने बोला कि जैसे ही हमें एक कमोडिटी को कंज्यूम करना है तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना होगा, इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बाकी इन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है एप्पल और ऑरेंजेस को, कि हमने एप्पल की एक कमोडिटी को बढ़ाया है तो ऑरेंजेस की हमने कमोडिटीज़ को कम कर दिया है, तो हमारा इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कर्व देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने एक क्वांटिटी डेल्टा किसको? चेंज को बताता है, तो डेल्टा एक्स किया है तो डेल्टा वाई को हमने सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरीके से हमारा जो इसका स्लोप है उसको हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो डिक्रीजिंग है, मीन्स 1.5, फिर माइनस में 0.75, फिर माइनस में 2.5, यानी हमारा ये डिक्रीज हो रहा है। हर जगह कहाँ हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप अगर पूछा है कि डिक्लाइन होता है कौन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसी कारण से वो कॉन्वेक्सिटी को लेके आता है, कॉन्वेक्स भी हमारे कर्व को बनाता है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ये आपको ध्यान होगा, जैसे बोलेंगे भी तो MRS क्या है? स्लोप है, और किसके बराबर है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमें याद रखना है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम यहाँ पे जब हम एक ही साथ कई सारे इंडिफरेंस कर्व को दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। जब हम एक साथ कंज्यूमर IC1, IC2, IC3, IC4 दिखाते हैं तो इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऊंचा है, मतलब जो हायर है, वो इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है, और जब नीचे है तो वो लो सेटिस्फैक्शन देता है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पहले ही हमने अजम्पशन ली थी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। ये हमने अजम्पशन में लिया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं इसी A पॉइंट पर, तो X और Y की यही कमोडिटी है, बल्कि हम हाइयर पे जाते हैं तो हमारा X और Y बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि IC2 पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। तो सिंपल अजम्पशन है कि जैसे ही हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि हमारे इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने ये लिया है कि हमारा हाइयर जो कॉम्बिनेशन है वो हाइयर इंडिफरेंस कर्व को शो करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा एक यहाँ कर्व के थ्रू हम समझ देंगे। हमारा A पॉइंट है जो कि दोनों ही इंडिफरेंस कर्व से क्रॉस हो रहा है, यानी कि वो IC2 पर भी और IC1 पर भी।
पहले अगर हम देखते हैं IC1 पर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो B है, यानी कि B जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें वो इंडिफरेंट रहेगा B और A में। अगर हम बात करते हैं IC1 पर, तो A में भी उसी को उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और B पे भी उसका उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर हम IC2 पे जा रहे हैं तो A और C उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि A कॉम्बिनेशन IC1 पर भी है और A कॉम्बिनेशन IC2 कर्व पे भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि B से तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और C से उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो जब यहाँ पर कंपैरिजन है तो कैसे पॉसिबल है कि A और B से भी उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिले और A और C से भी उसे मिले सेम। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को नहीं कट कर सकता, क्योंकि एक जो इंडिफरेंट कर्व है वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाता है। तो ये जो A पॉइंट है वो दोनों इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो यहाँ पर ये जो कर्व बनेंगे इस तरीके से वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए एजम्पशन ली है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। IC डज नॉट टच एक्सेस, वो कोई भी एक्सेस हो, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का कोई भी एक्सेस हो, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का जो फर्स्ट डायग्राम उसमें एक्स एक्सेस को कर्व कर रहा है और सेकंड वाले में वाई एक्सेस को कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन लिया है कि वो टू कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को दिखाएगा, और जैसे ही वो एक्सेस को टच कर लेगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा इंडिफरेंस कर्व ज़ीरो क्वांटिटी दिखाएगा उसका, जैसे ये। तो ऐसे में इसने क्या किया, y की ज़ीरो कमोडिटी ली है। देखिए y की ज़ीरो कमोडिटी, लेकिन ये है कि इंडिफरेंस कर्व किसको दिखाता है, दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो ये कभी भी ना तो x को टच कर सकता है और ना ही y को कर सकता है, ऐसा भी कर्व नहीं बनेगा। हमेशा इंडिफरेंस कर्व बीच में ही रहेगा। ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। देन कंज्यूमर्स बजट, यहाँ से एजम्पशन हो गई है। उसके बाद हम कंज्यूमर बजट पे, कंज्यूमर्स के बजट की बात करते हैं। तो उसमें बजट, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए कंज्यूमर बजट को लेना होता है, तो इसमें हमारे बजट सेट है और बजट लाइन है। तो हमारा जो बात करते हैं हम कि जब बजट सेट या बजट, कंज्यूमर का बजट कैसे होता है, तो ये होता है कि गुड जो है वो हमारी इनकम जो है वो कमोडिटीज़ पर, गुड्स पर स्पेंड कर दी जाती है। तो ऐसे उस तरीके से इनकम को, जब इनकम भी दी हुई है और प्राइजेस ऑफ गुड्स भी दिया हुआ हो, जब इनकम भी दी हुई हो और प्राइजेस ऑफ टू गुड्स भी दिया हुआ हो, तो कैसे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करे कि उसको उसकी पूरी जो उसकी प्रेफरेंसेस थी उसके अकॉर्डिंग वो उस प्राइजेस पे खर्च करके अपनी इनकम को स्पेंड कर सके। तो ये हमारा, हम कंज्यूमर बजट से ही समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है, तो इक्वेशन में आ जाती है आपकी ये P, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X, और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X, यानी कि उसने कमोडिटी X खरीदने के लिए उसके पैसा खर्च किया, और P1 X1 देन P2 X2, यानी कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटी पर को खर्च किया कमोडिटी 2 पर। अब वो इक्वल होना चाहिए इनकम के, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमारे पास इनकम है। तो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू वाई, या फिर लेस देन वाई। या इनकम बचाएगा नहीं, यहाँ पर वो पूरी खर्च कर देगा, बट इक्वेशन में आपको ये दिखाना है कि हाँ हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा ही होगी। ऐसा नहीं कर सकते हम कि सामान ज़्यादा खरीद लें और हमारे पास उतना पैसा ही नहीं हो। अब बजट लाइन हमारी जो बनेगी वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगी, और ऐसी कंडीशन में हमारा इसकी बजट लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें याद करनी है, क्योंकि हमारी इक्वेशन पूछ लेते हैं कई